जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे अवकाश के बारे में। जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में वर्णित है, उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। और ये मुख्य रूप से इसी के ऊपर आधारित है कि आपकी जो विभागीय परीक्षा है उसमें किस प्रकार से इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है थियरी का। तो थियरी में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अवकाश के प्रकार बताइए। ये भी पूछा जा सकता है कि उन अवकाश का उल्लेख कीजिए जिनका लेखा संधारित किया जाता है। तो हम आज इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि उन अवकाशों का वर्णन करें जिनका लेखा संधारित किया जाता है, जिनका अवकाश लेखा बनाया जाता है। तो जिनका अवकाश लेखा बनाया जाना है उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि प्रपत्र 2 में अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, लघुकृत अवकाश और अदेय अवकाश, इनका लेखा रखा जाता है प्रपत्र 2 में। और इसमें एक अवकाश विशेष प्रकार का है, संतान पालन अवकाश, वो भी ऐड होगा क्योंकि उसका लेखा भी रखा जाता है, पृथक से रखा जाता है। ऐसा निर्देश है पृथक से रखे जाने के। तो प्रपत्र 2 में इन 4 प्रकार के अवकाशों का उल्लेख होता है: अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, लघुकृत अवकाश और अदेय अवकाश। और संतान पालन अवकाश का भी अलग से लेखा रखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्जित अवकाश में क्या चीज़ें हमें लिखनी चाहिए। अर्जित अवकाश अवकाश नियम 25 के तहत वर्णित है, जिसमें ये बताया गया है कि जो वैकेशन डिपार्टमेंट है उनको छोड़ करके, जिन पे वैकेशन डिपार्टमेंट की रूलिंग एप्लीकेबल होती है नियम 27 के तहत, उनको छोड़ करके जो अन्य विभाग में सेवारत शासकीय सेवक हैं उनको अर्जित अवकाश की पात्रता आती है। स्थायी अस्थायी सभी शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश की पात्रता होती है और ये प्रत्येक छमाही के लिए अग्रिम में अर्जित होता है। यानी 1 जनवरी के लिए जब बात करते हैं हम, तो 1 जनवरी से 30 जून तक के लिए 15 दिन, फिर 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक के लिए 15 दिन। तो वर्ष में कुल 30 दिन अर्जित अवकाश की पात्रता होती है, जो 6 माही के हिसाब से अर्जन होता है। और यदि कोई नवनियुक्त शासकीय सेवक है तो पूर्ण कैलेंडर माह के लिए उसको 2.5 दिन के हिसाब से पात्रता आती है। एक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 2.5 दिन। यानी किसी शासकीय सेवक की नियुक्ति यदि फरवरी 15 को हुई है, 15 फरवरी को उसकी नियुक्ति हुई है, तो फरवरी माह पूरा नहीं होगा, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून के लिए 2.5 दिन के मान के हिसाब से उसे 10 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता आएगी। मतलब इसमें ऐसा नहीं चलेगा कि 15 फरवरी से 14 मार्च तक में महीना पूरा हो गया। इसीलिए यहाँ पे कैलेंडर माह का उल्लेख किया गया है। तो प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए नवनियुक्त शासकीय सेवक को 2.5 दिन के मान से पात्रता आती है। जब अवकाश का संचयन किया जाता है तो यदि ऐसे 2.5 दिन हो रहे हैं, 7.5 दिन हो रहे हैं, 12.5 दिन हो रहे हैं, तो उसको अगले दिवस में पूर्णांक किया जाता है। 2.5 दिन अगर हो रहे हैं तो उसको 3 दिन माना जाएगा। इस तरीके से उसको पूर्णांक किया जाता है। एक बार में 120 दिन का अर्जित अवकाश दिया जा सकता है और ये 300 दिवस तक भी दिया जा सकता है यदि शासकीय सेवक जो ये अर्जित अवकाश ले रहा है वो भारत के बाहर और स्पेशली जो इसमें देश दिए गए हैं, बर्मा, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान, इनके बाहर यदि व्यतीत करता है तो 120 दिन से अधिक का भी उसको अर्जित अवकाश दिया जा सकता है। और इसमें भी बाध्यता ये होगी कि 120 दिन का अर्जित अवकाश उससे अधिक इन देशों में उसे व्यतीत नहीं करना होगा, ये उसमें कंपल्शन होगा। 1 जुलाई 2018 से ये संचयन सीमा 300 दिवस बढ़ाई गई है अर्जित अवकाश की, और उसके पहले 240 दिवस अधिकतम अर्जित अवकाश संचयन हो सकता था। 1 जुलाई 2018 से इसको बढ़ा करके 300 दिवस का संचयन कर दिया गया है। यानी कोई शासकीय सेवक अर्जित अवकाश का उपभोग यदि नहीं कर रहा है तो 300 दिवस अधिकतम उसके अवकाश खाते में जमा हो सकते हैं। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि 300 दिवस की जो संचयन सीमा है वो पूरी हो जाती है 30 जून के लिए। फिर अग्रिम में 1 जुलाई को 15 दिवस की पात्रता आती है अर्जित अवकाश की, और उस छमाही में शासकीय सेवक कोई अवकाश लेता है तो पहले उस 15 दिन में से माइनस होते हैं, इसके बाद फिर 300 दिवस में से माइनस होंगे। तो ये भी ध्यान रखने की बात है।
जैसे नवनियुक्त शासकीय सेवकों के लिए है कि प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 2.5 दिन के हिसाब से उनको पात्रता आती है। ऐसे यदि कोई शासकीय सेवक की सेवा में रहते मृत्यु हो जाती है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दे देता है या उसकी अधिवार्षिकीय सेवानिवृत्ति होती है तो अर्जित अवकाश की गणना फिर वैसे ही की जाएगी। प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 2.5 दिन के हिसाब से अवकाश का संचयन होगा। और इसमें जब भी कोई शासकीय सेवक की कोई सेवा अवधि है जिसको डायज़ किया जाता है या फिर असाधारण अवकाश होता है, तो जिस समय अकार्य दिवस किसी अवधि को घोषित किया गया है, माना गया है या असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है, तो आगामी छमाही में जो अर्जित अवकाश उपलब्ध होंगे 15 दिन के, उसमें से उसको 1/10 माइनस किया जाएगा। 1/10 भाग उस अर्जित अवकाश में से घटा दिया जाएगा और इसकी अधिकतम सीमा 15 दिवस होगी। यानी अगर 15 से ज़्यादा निकलते हैं 1/10 भी, तो ऐसा नहीं कि अगले बार जो 15 अर्जित होंगे उसमें से उसको माइनस किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। तदर्थ रूप से जो शासकीय सेवक नियुक्त होते हैं उनको भी अर्जित अवकाश की पात्रता होती है, लेकिन उनके मामले में यह है कि सेवा के पहले वर्ष में कोई पात्रता नहीं बनेगी। द्वितीय वर्ष से प्रत्येक माह के लिए 2.5 दिन के हिसाब से उनको अर्जित अवकाश की पात्रता बनेगी और इनकी संचयन सीमा 60 दिन ही होगी। ये भी ध्यान रखना है कि इनके अवकाश का नकदीकरण नहीं होता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं विश्राम अवकाश विभाग के शासकीय सेवकों की, तो वहाँ पे आनुपातिक रूप से जितने विश्राम अवकाश का लाभ नहीं उठाया है उस हिसाब से उनको पात्रता होती है, जो स्पेशली शैक्षणिक संवर्ग को बिलोंग करते हैं उनके लिए। तो अर्जित अवकाश किसी भी कारण से लिया जा सकता है, निजी कारणों से लिया जा सकता है, स्वास्थ्यगत कारणों से लिया जा सकता है और इसमें जो अवकाश के लिए समय सीमा दी गई है आवेदन के लिए, तो 21 दिवस पूर्व आवेदन देना चाहिए। पर कार्यालय प्रमुख या सक्षम प्राधिकारी जो स्वीकृत करता है वो विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इसमें शिथिलता भी दे सकते हैं। अवकाश वेतन पूरा मिलता है शासकीय सेवक को, जो वो अवकाश पर प्रस्थान करने के जस्ट पूर्व आहरित कर रहा था, वो पूरा अवकाश वेतन अर्जित अवकाश अवधि में उसको मिलता है। और इसमें वो वेतन नहीं मिलेंगे जो कर्तव्य से जुड़े हुए होते हैं, वो भत्ते नहीं मिलेंगे जो कर्तव्य से जुड़े हुए होते हैं। तो हमने देखा कि अवकाश नियम 25, 26 और 27 में अर्जित अवकाश का उल्लेख किया गया है। विश्राम अवकाश विभाग के जो शासकीय सेवक हैं उनको आनुपातिक रूप से इस अवकाश की पात्रता आती है। बाकी सभी को एक छमाही के लिए 15 दिन, 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 दिन के हिसाब से एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता आती है। किसी भी कारण से लिया जा सकता है। एक बार में 120 दिन अधिकतम स्वीकृत किया जा सकता है, कुछ परंतुकों को ध्यान में रखते हुए। पूरा अवकाश वेतन मिलता है और किसी भी कारण से लिया जा सकता है, स्वास्थ्यगत कारण से या किसी निजी कार्य से भी लिया जा सकता है। नियम 28 में हम अर्धवेतन अवकाश की बात करते हैं। तो अर्धवेतन अवकाश नियम 28 में वर्णित है और जैसा कि इसके नाम में दिया हुआ है अर्धवेतन अवकाश, तो इसमें आधा वेतन मिलता है शासकीय सेवक को इस प्रकार के अवकाश में। और शासकीय सेवक को अपनी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिन के हाफ पे लीव या अर्धवेतन अवकाश की पात्रता होती है। मतलब जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद में 1 साल जब आपको पूरा होता है तो 20 दिन की पात्रता 1 साल के लिए होती है, अगले 1 साल के लिए फिर 20 दिन की पात्रता होती है। जैसे अर्जित अवकाश अग्रिम में आपको उपलब्ध होता है, ये 1 साल की सेवा पूरी करने के बाद में उपलब्ध होता है और इसे भी किसी भी कारण से लिया जा सकता है। और सेवा के पूर्ण वर्ष से ये तात्पर्य है कि 1 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का अवकाश हो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जो इस प्रकार की अवधि को बढ़ाता नहीं है। और अगर अर्धवेतन अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाना है तो फिर हमको जो रजिस्टर्ड चिकित्सा अधिकारी है उससे प्रमाण पत्र लेना होगा। शासकीय सेवक को ऐसा प्रमाण पत्र देना चाहिए और जितनी अनुशंसा उस चिकित्सा अधिकारी ने की है उतना ही हम उसको अर्धवेतन अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं।
और जो स्वीकृतकर्ता अधिकारी है अर्धवेतन अवकाश को स्वीकृत करने के लिए, जो बीमारी के कारण इसको स्वीकृत कर रहा है, उनको ये विश्वास करने का पर्याप्त कारण होना चाहिए कि शासकीय सेवक स्वस्थ होकर कर्तव्य पर लौट आएगा। तो अर्धवेतन अवकाश में आधा वेतन मिलता है और ये निजी कारण से या चिकित्सा आधार पर लिया जा सकता है। इसके संचयन की कोई सीमा इन नियमों में दी नहीं है। तो और जितना अवकाश लिया जाएगा, जैसे 20 दिन का अवकाश लिया जाता है, तो ये अर्ध वेतन अवकाश लेखा में 20 दिन ही इसमें से माइनस किया जाता है। नियम 29 में हम लघुकृत अवकाश के बारे में पढ़ते हैं और ये लघुकृत अवकाश केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाता है। मतलब शासकीय सेवक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस स्थिति में ये दिया जाता है। और जितने अर्धवेतन अवकाश खाते में अवकाश हैं उसके आधे से अधिक तक ये नहीं दिया जा सकता है। जितने अर्धवेतन अवकाश में अवकाश जमा है, 180 जमा है तो 90 दिया जाएगा, 90 जमा है तो 45 दिया जाएगा। इस तरीके से इसको स्वीकृत किया जाता है। लेकिन इस अवकाश में, लघुकृत अवकाश में, पूर्ण वेतन मिलता है शासकीय सेवक को। इसमें भी हमको चिकित्सा प्राधिकारी जो हैं उनका एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा और जो सक्षम अधिकारी हैं उनके पास ये विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि शासकीय सेवक स्वस्थ होकर कर्तव्य पर लौट आएगा। इस प्रकार के अवकाश को, लघुकृत अवकाश को, हम सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में स्वीकृत नहीं करेंगे। और यदि ऐसी स्थिति बनती है कि शासकीय सेवक जिसको लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है वो अपने कर्तव्य पर वापस आने के पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है या त्याग पत्र दे देता है, तो जिस दिनांक को उसने लघुकृत अवकाश के लिए आवेदन दिया था उसको अर्धवेतन अवकाश के समान माना जाएगा। और लघुकृत अवकाश में और अर्धवेतन अवकाश के बीच में अवकाश वेतन का जो अंतर आता है कि हम जानते हैं कि लघुकृत अवकाश में पूरा वेतन दिया हमने और अर्धवेतन अवकाश में वो आधा हो जाएगा, तो फिर वो उस अंतर की राशि को वसूला जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति है कि शासकीय सेवक की अस्वस्थता के कारण वह अनुपयुक्त हो गया है या ऐसी स्थिति है कि मृत्यु हो गई है उसकी, तो फिर वेतन के अंतर की राशि को वसूल नहीं किया जाता है। और शासकीय सेवक की प्रार्थना पर लघुकृत अवकाश मंजूर किया जा सकता है, भले उसे अर्जित अवकाश दिए हों। बस शर्त यही कि स्वास्थ्य ठीक न होने पर यह दिया जाता है। एक जगह ये ज़रूर है कि संपूर्ण सेवा काल में 180 दिन का जो अर्धवेतन अवकाश है उसको बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के लघुकृत अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है, यदि ऐसा अवकाश अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए दिया गया हो और लोकहित में प्रमाणित हो। तो ऐसे अवकाश को 180 दिन का हम लघुकृत अवकाश भी कर सकते हैं बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के। आगे नियम 30 में अदेय अवकाश आता है, जहां हम लीव नॉट ड्यू बोलते हैं। अदेय अवकाश को अशेष अवकाश भी बोला जाता है और जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि लीव नॉट ड्यू मतलब किसी भी प्रकार का अवकाश शासकीय सेवक के खाते में है नहीं। लेकिन ये जो अदेय अवकाश है इसको सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में नहीं दिया जाएगा, बाकी परिस्थितियों में इसको मंजूर किया जा सकता है। और अदेय अवकाश की स्थिति में भी शासकीय सेवक को आधा वेतन मिलता है। भविष्य में जो अर्धवेतन अवकाश वह अर्जित करेगा, जो उसके अर्धवेतन अवकाश संचयन होंगे, उसमें से यह अदेय अवकाश को माइनस किया जाता है, विकलित किया जाता है। और जो अदेय अवकाश को मंजूर कर रहा है उस सक्षम अधिकारी को ये विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि शासकीय सेवक इसका उपभोग करने के बाद कर्तव्य पर वापस लौट आएगा और वो भविष्य में जितने अर्धवेतन अवकाश अर्जित करने वाला है, जिसकी हमें संभावना लग रही है, वहीं तक ये अदेय अवकाश सीमित होना चाहिए। और संपूर्ण सेवा काल में ज़्यादा से ज़्यादा 360 दिन हम अदेय अवकाश किसी शासकीय सेवक को दे सकते हैं और इसमें एक समय में 90 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और पूरे सेवा काल में 180 दिन तक का हम बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना मंजूर कर सकते हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अदेय अवकाश को जो अर्धवेतन अवकाश है उसमें से माइनस किया जाएगा और इसमें आधा वेतन शासकीय सेवक को मिलता है। इसमें भी यही क्लाउज लागू होता है कि जिस शासकीय सेवक को अदेय अवकाश मंजूर किया जाता है, यदि सेवा से त्यागपत्र दे देता है
बिना कर्तव्य पर लौटे ही। तो जिस दिनांक को उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दी है तब अदेय अवकाश निरस्त कर दिया जाएगा और त्यागपत्र और सेवानिवृत्ति उस तिथि से ही प्रभावी मानी जाएगी जिस दिनांक से उसने अवकाश लिया था, अदेय अवकाश। और जो भी इसमें वेतन होगा वो शासकीय सेवक से वसूलनीय होगा, जो भी आधा वेतन उसको दिया गया था। और जब कोई शासकीय सेवक अदेय अवकाश का उपभोग करके वापस आता है और ऐसा अवकाश अर्धवेतन अवकाश अर्जित करने के पूर्व ही सेवा से त्यागपत्र दे देता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उस सीमा तक अवकाश वेतन वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना कि उसके अर्धवेतन अवकाश खाते में आया नहीं है। जितना आ गया हो तो उतना माइनस हो जाएगा, जितना नहीं आया है तो फिर उसको उतना वापस करना पड़ेगा। लेकिन अस्वस्थता के कारण अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर ये अवकाश वेतन वापस लेने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अर्धवेतन अवकाश में हमने ये देखा कि ये जो अदेय अवकाश है वो अर्धवेतन अवकाश में से ही माइनस होगा, आधा वेतन दिया जाएगा, और जो अवकाश भविष्य में अर्धवेतन अवकाश के रूप में अर्जित होंगे उसमें से अदेय अवकाश दिया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अशेष अवकाश है या अदेय अवकाश है वो उस स्थिति में ही मंजूर किया जाएगा जब शासकीय सेवक के पास में कोई भी अवकाश शेष नहीं है। तो हमने इसमें ये देखा कि प्रपत्र 2 में जिन अवकाशों का संधारण किया जाता है लेखा, उसमें अर्जित अवकाश है, अर्धवेतन अवकाश है, लघुकृत अवकाश है और अदेय अवकाश है। इनका लेखा संधारित किया जाता है। फिर एक और अवकाश है संतान पालन अवकाश, इसका भी लेखा संधारित किया जाता है और ये अवकाश नियम 38 ग में उपबंधित है। संतान पालन अवकाश जो महिला शासकीय सेवक हैं उनको ये दिया जाता है सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, जो अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम है वो इसे स्वीकृत कर सकते हैं। और उसकी संपूर्ण सेवा काल के दौरान उसकी जो 2 बड़ी जीवित संतानें हैं उनकी देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन का पूरे सेवा काल में इसको दिया जा सकता है। इसमें ऐसी कोई सीमा डिसाइड नहीं है कि एक समय में कितना दिया जा सकता है, तो एक समय में अधिकतम भी स्वीकृत किया जा सकता है। सभी अवकाशों की भांति इस अवकाश को भी अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। और 2 ज्येष्ठ संतानों से यह अभिप्राय होता है कि 18 वर्ष से कम आयु की संतानें, और इसमें अगर विधिक रूप से दत्तक संतान ली हुई है तो उसको भी शामिल किया जाएगा। और 40% या उससे अधिक निःशक्तता वाली स्थिति में संतानों की आयु या संतान की आयु 22 वर्ष से कम उम्र की होनी चाहिए, तो फिर ये संतान पालन अवकाश लिया जाएगा। यहाँ पर जब ये संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो महिला शासकीय सेवक उसी प्रकार से वेतन आहरित करेंगी जो अवकाश पर जाने के ठीक पहले आहरित कर रही थी। मतलब पूरा वेतन मिलेगा इसमें, और एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यानी एक साल में अधिक से अधिक 3 बार इसके लिए आवेदन किया जा सकता है, इसका उपभोग किया जा सकता है। और यदि एक दिन का भी उपभोग किया जाता है संतान पालन अवकाश का, चाइल्ड केयर लीव का, CCL का, तो उसको भी एक अवसर गिना जाएगा। जब ऐसी स्थिति होती है कि अवकाश 2 कैलेंडर वर्ष में आता है तो उसकी गणना ऐसे की जा सकती है कि या तो जिस समय आवेदन दिया है उसमें उसको गिना जाए या निकटवर्ती कैलेंडर में उसकी गणना की जाए। इस प्रकार से उसकी गणना की जा सकती है। और सामान्य रूप से जो परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक हैं उनको ये अवकाश नहीं दिया जाना चाहिए, परंतु यदि दिया जाता है तो उस कालावधि से उनका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो बढ़ा दिया जाता है। अन्य अवकाशों की भांति संतान पालन अवकाश को भी किसी भी अन्य अवकाश के साथ में संयोजित किया जा सकता है। जानते हैं कि जो आकस्मिक अवकाश है, चूँकि उसको अवकाश नियमों में अवकाश ही नहीं माना गया है, तो उसे छोड़कर अन्य अवकाशों के साथ में इसका संयोजन किया जा सकता है। इस अवकाश का खाता पृथक से संधारित करना होगा और इसकी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि भी करनी होगी। और ये संतान पालन अवकाश 22 अगस्त 2015 से लागू है। इस प्रकार आज हमने ये कक्षा में सीखा कि वो अवकाश कौन कौन से हैं जिनका लेखा संधारित किया जाता है। तो नियम 25 में हम अर्जित अवकाश की चर्चा करते हैं, नियम 26 और 27 में भी अर्जित अवकाश ही है। नियम 28 में हम अर्धवेतन अवकाश की बात करते हैं, नियम 29 में लघुकृत अवकाश और नियम 30 में अशेष या अदेय अवकाश, नियम 38 ग में संतान पालन अवकाश की हम चर्चा करते हैं कि जिनका लेखा संधारित किया जाता है।
और ये आपने जो कक्षा में नोट्स आपको लिखवाए गए हैं और आपने समझे हैं अवकाश लेखा बनाने के हिसाब से भी और थ्योरी के हिसाब से भी। हालांकि ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं प्योरली थ्योरी यानी प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना है उस पे बेस्ड है। और किस प्रकार से लेखा रखा जाएगा इसके लिए भी हम अलग से चर्चा करेंगे। और चूँकि आप लोगों ने यही याद किया होगा आपको आसानी से ध्यान आएगा, इसके लिए इसी पे बेस्ड ये वीडियो मैंने बनाया है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जिनका लेखा नहीं रखा जाता फिर भी हमको अवकाश के प्रकार में उन सभी का उल्लेख करना है, उसके लिए हम लोग सेकंड वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए बहुत अच्छी तैयारी करें। सभी को बहुत धन्यवाद और जय श्री महाकाल।